अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का वेलकम है पाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। थोड़ी आवाज़ मेरी खराब है, आई होप यू वोंट माइंड। इसी आवाज़ खराब होने की वजह से 2 दिन क्लासेस भी मैं नहीं ले पाया। गला खराब हो तो मन ही नहीं करता बोलने का, है ना। चलिए, फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। आज का आर्टिकल पढ़ने में बहुत आसान है, आप खुद से भी पढ़ेंगे ना, मेरे ख्याल से 60-70% आप मीनिंग इसका निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे आसान आर्टिकल में हम कोशिश करते हैं ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि पढ़ते पढ़ते आप रीडिंग सीखें, साथ में ग्रामर को लगाना सीखें, वोकैब को लॉजिकली कवर करें। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आसियान की जो रिसेंट समिट हुई है, टॉप कॉन्फ्रेंस, वहां पे इंडिया गायब था और इसी चीज पे आर्टिकल लिखा गया है। चलिए, ऑलराइट। कह रहे हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी। देखिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका, अवसर। और मिस्ड मतलब जो आपसे छूट गया, जैसे छूटी हुई ट्रेन, हाथ से निकली हुई गाड़ी। कह रहा है ऐसे एक मौका भारत से छूट गया है। आसियान में जा करके हम अपनी बात रख सकते थे, इन कंट्रीज के साथ में रिलेशंस अच्छे कर सकते थे, लेकिन हमने चूज किया कि आसियान की समिट में हम इस बार नहीं जाएंगे। चलिए, एक वन वर्ड पूछ लेता हूं आपसे। ऐसा आदमी जो मौके का फायदा उठाता हो, अवसरवादी बोलते हैं उसको। अपॉर्चुनिटी यानी मौका, और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने वाला आदमी अंग्रेजी में कहलाता है वन वर्ड अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है ना, जैसे पियानो बजाने वाला पियानिस्ट, गिटार बजाने वाला गिटारिस्ट, अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने वाला अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है जी, इंडिया कुड हैव मेड बेटर यूज ऑफ द आसियान समिट। कह रहे भारत जो है ना, ये काम कर सकता था। अब स्ट्रक्चर देखना है। कुड मतलब सकता था, हैव मेड मतलब कर सक, बना देना। मेक का मतलब समझते हैं ना, बनाना। हैव मेड मतलब बना चुका होता। तो भारत बना सकता था अच्छा यूज या बेटर इस्तेमाल अपनी आसियान समिट का, आसियान की टॉप कॉन्फ्रेंस का। समिट वर्ड का मतलब होता है किसी भी ग्रुप की सबसे बड़ी शिखर वार्ता, साल में एक बार होती है, जो 2 साल में एक बार, उसको समिट बोलते हैं। तो हम वहां गए नहीं, ठीक से गए नहीं, तो हमने अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया सब्जेक्ट है, कुड हैव मेड, कुड हैव V3। स्ट्रक्चर आपको अभी डिटेल में करवाएंगे, बड़ी प्यारी स्ट्रक्चर है। यहां मतलब इसका है कि इंडिया ये काम कर सकता था, अच्छा इस्तेमाल कर सकता था इस समिट का, कॉन्फ्रेंस का। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने आज तक पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कि सिंगुलर नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, तो इंडिया के साथ में हैव क्यों लगा हुआ है? इंडिया तो सिंगुलर नाउन है ना, एक कंट्री का नाम है, तो इंडिया के साथ में हैज क्यों नहीं लगाया, हैव ही क्यों लगाया? चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको भी डिटेल में करवाते हैं। जिन बच्चों को पता है एक बार कमेंट्स में डाल देना, मैं देखना चाहता हूं ये जो बहुत बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, शुरुआती लेवल का, कितने लोगों के क्लियर है। देखो जी, इसका कारण है ये मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आप समझते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, वुड, ऑट टू। ये सारी मॉडल वर्ब्स अंग्रेजी में जो चाहिए, सकना, कर सकता था, ऐसी बातें करती हैं। और इनकी खासियत ये है, इन सभी मॉडल्स के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। तो कैन के बाद में, कुड के बाद में प्ले आप लिखेंगे तो प्ले लिखेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। प्लेज नहीं लिख सकते, प्लेड नहीं लिख सकते। अगर आपने शुड लगा दिया तो शुड के बाद में आपको ईट लिखना है, तो ईट ही लिखना है। ईट मतलब खाना। आप ईट्स, एट, ईटन वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो, ये बात सबको पता है जो मैंने आपको बताई, लेकिन कंफ्यूजन पता है कहां होती है? 3 हेल्पिंग वर्ब्स की फैमिली में होती है कंफ्यूजन। पहली फैमिली है हैव, दूसरी है डू, तीसरी है डज, जो है बी। हैव फैमिली में हैव, हैज और हैड। डू फैमिली में डू, डज, डिड और डन। और बी फैमिली में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन। ये सारी वर्ब्स होती हैं। हमें यह सीखना है कि इन फैमिलीज की जब कोई वर्ब किसी मॉडल के बाद में आएगी तो बेस फॉर्म कौन सी होगी। हैव फैमिली की बेस फॉर्म होती है हैव, डू फैमिली की होती है डू, बी फैमिली की होती है बी। तो ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती। आप सोच रहे हो इंडिया के साथ में हैज आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन जैसे ही मॉडल का इस्तेमाल हुआ ना, अब हैव फैमिली की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हैव फैमिली की बेस फॉर्म यानी हैव, डू फैमिली की बेस फॉर्म डू, बी फैमिली की बेस फॉर्म बी। ये आपको याद रखना है। इस वजह से, इस कुड की वजह से यहां पे हैज का इस्तेमाल नहीं हो पाया और हैव फैमिली की बेस फॉर्म हैव का इस्तेमाल हमें करना पड़ा। मजा आया कॉन्सेप्ट सीख के? चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। अ न्यू एयरपोर्ट
हैज या हैव बीन बिल्ट। एक नया एयरपोर्ट बना दिया जा चुका है। देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक नाउन है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा, तो वर्ब आएगी यहाँ पे हैज, अ न्यू एयरपोर्ट हैज बीन बिल्ट। लेकिन यही सेंटेंस देखो दूसरे तरीके से, अ न्यू एयरपोर्ट शुड हैव या हैज बीन बिल्ट। एक नया एयरपोर्ट बना दिया जाना चाहिए था, बना नहीं है, बना दिया जाना चाहिए था। अब यहां पे इस शुड के लगने से सारा गेम चेंज हो गया। जैसे ही मॉडल वर्ब शुड का आपने इस्तेमाल किया, अब आपको हैव फैमिली की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। एयरपोर्ट का मुंह मत देखो, आपको हैव फैमिली की बेस फॉर्म हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अ न्यू एयरपोर्ट हैव बीन बिल्ट, शुड हैव बीन बिल्ट। क्लियर है? हैज क्यों नहीं आया? क्योंकि मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल हो गया। तो ऐसा ही डू और बी फैमिली में डू और बी का इस्तेमाल होता है। ये जो है अपनी अपनी फैमिली की बेस फॉर्म्स है। एक लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, ही मस्ट डज या डू समथिंग अबाउट दिस नॉइस। उसको कुछ करना चाहिए, ही मस्ट डज या डू, इस नॉइस के बारे में कुछ, इस शोर के बारे में कुछ। तो आप कुछ करके दिखाएं, कमेंट्स में इसको अटेम्प्ट करें। मस्ट डू लिखूं, मस्ट डज लिखूं, कॉमन सेंस लगाना है, आसान है। जो आप डालोगे कमेंट में उसका फीडबैक आपको जरूर मिलेगा। बढ़े आगे, चल अब इसी तरीके से पढ़ते हुए ग्रामर वोकैब को साथ में लेते हुए अपने को आर्टिकल को कवर करना है। मैं जल्दी से इस आर्टिकल की आपको दिखाता हूँ वोकैबलरी। हमारे पास 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लोगे तो उस आर्टिकल को स्मूथली पढ़ पाओगे। क्लास अच्छी लगती है, आपके काम आती है, बेनिफिट लगता है आपको, तो जरूर से इसको प्यार दिखाएं। आपके लाइक्स और आपका शेयर एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का। टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल अभी एक्टिव है 3 दिनों के लिए, 29 से 31 अक्टूबर के बीच। इस सेल के दौरान आप 351 रुपए के डिस्काउंटेड प्राइस पे 1 साल का मॉक टेस्ट पास अवेल कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का प्राइस बहुत कम रहता है, ये 351 तो साल में 2-3 बार आता है। एक ही मॉक टेस्ट पास में सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड हो जाते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, सीपीओ। इनफैक्ट सीपीओ के जो रिसेंट सिलेक्शंस हुए हैं वहां तो रैंकर्स जो थे, टॉपर्स, उनके पास भी एसएससी मॉक टेस्ट पासेस थे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्वालिटी अच्छी रहती है ओवरऑल, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, आराम से मॉक टेस्ट लगा करके यू कैन प्रिपेयर योर एग्जाम्स। इन पासेस का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखाए आपको उस पर कूपन लगाना है YD10। जैसे इस कूपन को आप लगाएंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज। जो भी प्राइस आ रहा है घट के 351। मेक श्योर टू यूज द कूपन YD10, अपने पैसे को सेव करें। कमेंट सेक्शन में सेल का लिंक दिया गया है। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, कर दूं उसको थोड़ा जूम इन। पहला वर्ड अपने पास हाइएटस, पहले इसको बोलना सीखो। हाइएटस कुछ ऐसा मत बोलना, इसका नाम क्या है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है हाइएटस। हाइएटस पता है क्या होता है? आपने सुना होगा ना, कई लोग 10वीं पढ़ते हैं फिर 10वीं छोड़ देते हैं, 10वीं के बाद आगे पढ़ते नहीं है, फिर वो 10 साल बाद 11वीं में एडमिशन लेते हैं, किसी वजह से पढ़ाई छूट गई थी। तो ऐसा जो पीरियड होता है ना, किसी भी जगह से जब आप गायब हो जाते हो कुछ सालों के लिए अनरीजनेबली, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइएटस। जैसे कोई एक्टर जिसने सुपर हिट मूवीज दी हो और उसके बाद 5 साल तक कोई मूवी ना दी हो, जब वो वापस लौटेगा ना किसी मूवी में तो उसको बोलेंगे द एक्टर हैज रिटर्न्ड आफ्टर अ लॉन्ग हाइएटस ऑफ 5 years। तो इसको ब्रेक बोल दो, आप इंटरवल भी बोल सकते हो। शी टुक अ 15-day हाइएटस फ्रॉम वर्क एंड वेंट ऑन अ हॉलिडे इन द मॉलडीव्स। उसने 15 दिन का एक हाइएटस लिया, ब्रेक लिया अपने काम से और चली गई वो एक हॉलिडे पे मॉलडीव्स के अंदर। चलिए, ये वर्ड हाइएटस देख लिया ना आपने, आज के आर्टिकल में यूज होगा, पॉज, इंटरप्शन इसके सिनोनिम्स हैं। अगला जो वर्ड अपने पास है केओस। केओस का मतलब होता है अराजकता, अफरा तफरी, लॉलेसनेस, या फिर यूं समझे मतलब कोई कानून ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, बेतरतीबी समझ सकते हो आप इसको एक तरीके से। डिसऑर्डर भी इसका सिनोनिम है। केओस के सारे सिनोनिम्स हैं, टर्बुलेंस, मेहम, अनार्की, हैवक, टर्मोइल, अपहीवल। आज इसके 2 सिनोनिम आर्टिकल में आएंगे, टर्बुलेंस और टर्मोइल। चलिए केओस को, टर्बुलेंस को, जो है टर्मोइल को यूज करके दिखाता हूं। आफ्टर द तालिबान टू कवर काबुल देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया काबुल पे, तो एक एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, वातावरण था अराजकता का, केओस का, वहां की सड़कों पे। चलिए अगेन दोनों सिनोनिम्स आर्टिकल में दिखेंगे, केओस एंड टर्बुलेंस। अगला वर्ड अपने पास मरीटाइम। देखिए मरीटाइम पता क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री। मरीटाइम ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन या व्यापार है जिसमें समंदर से जुड़े हुए हैं, जैसे मछली पालन। मरीटाइम सिक्योरिटी मतलब किसी देश की समुद्री सेना की सिक्योरिटी, समुद्री जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी। तो एनीथिंग रिलेटेड टू नेवी और सी इज कॉल्ड मरीटाइम। ये एडजेक्टिव आर्टिकल में आज आप देखेंगे।
मोस्ट आइलैंड नेशंस सर्वाइव ऑन मैरीटाइम ट्रेड। ज्यादातर जो टापू से बने हुए देश हैं, श्रीलंका टाइप्स, मालदीव टाइप्स, वो सर्वाइव करते हैं समुद्री व्यापार पे, मैरीटाइम ट्रेड पे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, अनलीश। देखिए लीश वर्ड आप अंग्रेजी में समझते हैं, इसका मतलब होता है लगाम किसी जानवर की, और अन का मतलब आप ऑपोजिट बना रहे हैं किसी चीज का। अनलीश मतलब लगाम को खोलना, किसी जानवर को जो है रिहा करना, आजाद करना। अगर आपने अपने कुत्ते को अनलीश कर दिया ना, डॉगी को, तो इसका मतलब है आप उसको बोल रहे हो कि जा डॉगी खेल ले, या जो मेरे सामने खड़ा है इसको काट ले। अनलीश करना यानी किसी को पूरी फ्रीडम देना। वहीं से वर्ड अगर बना के चलोगे दिमाग में तो बैठ जाएगा। द स्कैंडल अनलीस्ड अ वेव ऑफ पब्लिक आउटरीच। इस स्कैंडल ने आजाद कर दिया, अनलीश कर दिया या खुला छोड़ दिया एक लहर को, पब्लिक आउटरीच की, लोगों में गुस्से की। आउटरीच होता है एक्सट्रीम एंगर, समझ पा रहे हो, अनलीश करना। तो ये वर्ड इस तरीके से यूज होता है, आज के आर्टिकल में आप यूज होता हुआ देखेंगे। इसका सिनोनिम होता है रिलीज करना, किसी चीज को खुला छोड़ देना। चलिए अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें। देखिए ग्रुपिंग है जिसका नाम है आसियान। अब ये आसियान और एशिया में वैसे काफी जो है सिमिलरिटीज हैं, कॉमनैलिटीज हैं, लेकिन आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें आपको 10 कंट्रीज मिलेंगी शायद, देख लेना 10 है कि 9 है, 10 कंट्रीज हैं शायद, है ना। जिसमें आपको म्यांमार मिल जाएगा, लाओस मिल जाएगा, वियतनाम मिल जाएगा। तो ये सारी जो नॉर्थ हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है ना, इनकी एक साल में होती है मीटिंग। उस मीटिंग में इंडिया को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को बुलाया जाता है कि आप भी आओ हमारी मीटिंग में हमारे साथ सहयोग करो। इस साल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी साहब नहीं गए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जाके आए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि मोदी साहब के ना जाने के काफी जायज रीजन थे। पहला रीजन ये था कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना ना करना, है ना, एकदम सरका हुआ आदमी है ना, कुछ भी बोल दे। तो मोदी साहब नहीं चाहते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना करूं, नहीं गए होंगे। कह रहा है बात आपकी ठीक है, लेकिन आसियान ग्रुपिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 देश हमारे ट्रेड के हिसाब से बड़े काम आ सकते हैं। तो आगे से कुछ ध्यान ऐसा रखें कि इस आसियान ग्रुपिंग को प्रायोरिटी दी जाए ताकि ट्रेड रिलेशंस मजबूत हो। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरी सिचुएशन को। चलिए आर्टिकल को अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। मन से सीखना चाहते हो सच में, देखो एडिटोरियल क्लास आती है 500 दिन में, आपको पता है ना, यूट्यूब पे हर चैनल पे एडिटोरियल पढ़ाया जा रहा है। सीखोगे आप कब? क्लासेस देख करके नहीं, खुद पढ़ के। मैं चाहता हूं इस क्लास को आप एक इंटरेक्टिव सेशन बनाओ, वीडियो को कर दो पॉज, खुद पढ़ो, जितना मीनिंग निकले निकालो, फिर मैं जब पढ़ूं मेरे साथ मैच करो। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी, सिंस 1995 व्हेन इंडिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर of the Association of Southeast Nations ASEAN and 2002 when it was upgraded to summit level. The annual ASEAN summit has been an opportunity for India to reconnect with a region with historical linkages and now increasing geopolitical importance. लंबा लग रहा है ना सेंटेंस देखने में। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, ये सेंटेंस बहुत छोटा है। कैसे पता है आपको? सेंटेंस शुरू होता है यहां से और यहां पे खत्म हो जाता है। बाकी सब है ना, वो सब्जी के साथ में धनिया होता है ना एक्स्ट्रा, वो है ये। बाकी वाला बाद में पढ़ना। जो एनुअल आसियान की समिट है वो रही है, हैज बिन, और क्या रही है? एक अपॉर्चुनिटी या मौका। किसके लिए रहा है? ये रहा है फॉर इंडिया, भारत के लिए। और मौका किस चीज का? टूल लगा के बता रहा है, रिकनेक्ट करने का, फिर से रिश्ता बनाने का। और किसके साथ? एक रीजन के साथ, एक ऐसे क्षेत्र के साथ, ज्योग्राफी के साथ, जिसके साथ हमारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, और जिसकी अब इंक्रीजिंग या बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्णता है। तो ये है सेंटेंस। आसियान समिट जो हर साल होती है वो एक मौका रही है, एक अपॉर्चुनिटी रही है भारत के लिए कि हम फिर से रिश्ता जोड़ें एक ऐसे खास रीजन के साथ जिसके साथ हमारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस रहे हैं और जिसकी अभी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अब ये इससे पहले का क्या है? देखो ये कॉमा लगा है ना, यहां से लेके यहां तक, इस कॉमा से और इस कॉमा तक ये बताया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। कह रहा है ये सारा काम पता कब हुआ है? कह रहा है ये हुआ 1995 से। तब क्या हुआ था? जब भारत बन गया था एक डायलॉग पार्टनर इस आसियान नाम के ग्रुपिंग का। और कह रहा है ये हुआ 2002 से भी, जब भारत को अपग्रेड कर दिया गया, एक दर्जा ऊपर लाया गया डायलॉग पार्टनर से समिट पार्टनर की तरफ। कह रहे तब से हमारा जो है ना ये बड़ा अच्छा मौका है, हम हर साल इसमें जाएं और अपनी बात को रखें। समझ पाए इस बात को?
ये पूरा जो फ्रेज आप देख रहे हैं ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। भारत के लिए एक अच्छा मौका कब रहा है, जब से ये दोनों काम हुए थे, सिंस 1995 एंड सिंस 2002। तो ये थी सेंटेंस की स्ट्रक्चर, इस नजर से आपको परखना है। इंडिया की वर्ब है बिकेम, इट आया इंडिया के लिए, पैसिव में वर्ब है वॉज अपग्रेडेड। समिट आपने देख लिया, टॉप कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं, शिखर वार्ता को। वर्ब है इसकी हैज बिन। परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी फैमिली की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस इसलिए लगा है क्योंकि ये काम जो है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी रहा है भारत के लिए, आज नहीं 1995 और 2002 से। अगर आज अपॉर्चुनिटी होता तो आप लिख देते आसियान समिट इज एन अपॉर्चुनिटी, पर ये बात आज की नहीं है ना, पुरानी है। जब कोई काम पहले से हो रहा हो और आज भी हो रहा हो तो उसको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से बताया जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस लग नहीं सकता, बी फैमिली की वर्ब है, लिंक वर्ब है, आईएनजी में नहीं आती, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया गया है, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। चलिए बढ़े आगे। कुछ बच्चों के दिमाग के सर के ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं, क्लासेस में रेगुलर रहो, ये कॉन्सेप्ट डिटेल में करवाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, पढ़ लो इसको, मीनिंग निकालो। कह रहा है इन एडिशन टू द आसियान एंड आसियान इंडिया समिट्स, द एनुअल ईस्ट एशिया समिट इंक्लूडिंग द यूएस, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड आसियान कंट्रीज is a chance for the Indian leadership to interact with the most powerful countries on Indo-Pacific issues। कह रहा है जी साथ ही साथ इन एडिशन टू, और किसके, एक तो आसियान और दूसरी आसियान इंडिया समिट्स के। तो आसियान दो तरह की समिट्स करता है, एक तो ये आपस में कर लेते हैं 10 कंट्रीज मिलके, और एक ये 10 के 10 जो है भारत से बात करते हैं, भारत से इन्होंने एक अलग टॉप कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। कह रहा है जी इन दोनों समिट्स के साथ साथ ये तो होती हैं, इन एडिशन टू दीज हुआ क्या, कह रहा है ये जो ईस्ट एशिया समिट होती है तीसरे टाइप की, जो होती है एनुअल यानी हर साल, जिसमें शामिल होते हैं ये 10 कंट्रीज आसियान के, और ऊपर से ये 12-15 कंट्रीज जो दुनिया में सबसे पावरफुल हैं, अमेरिका है, चाइना, रशिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया और इंडिया। कह रहा है जी ये जो समिट है ना ईस्ट एशिया वाली, ये है हमारे लिए मौका, इन दोनों के अलावा, छोड़ दो इन दोनों को, इन दोनों के अलावा, और ये है हमारी लीडरशिप के लिए, हमारे नेताओं के लिए, कि हम इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, मेल जोल बढ़ाएं दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज के साथ में, इंडो पैसिफिक को लेकर के, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के पूरे एरिया को लेकर के, या उसके इश्यूज को लेकर के। तो सारी दुनिया इस समिट में आ गई थी, तो हम भी चले जाते तो थोड़ा फायदा मिलता। चलिए, एनुअल ईस्ट एशिया समिट की वर्ब है इज, दिस समिट इज अ चांस। बाकी कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, इंटरेक्ट समझते हैं आप, किसी से बातचीत करना, मेलजोल बढ़ाना, कोऑपरेशन करना, इंटरेक्ट करना। कह रहा जी द रीबर्थ of Australia, India, Japan, US Quad, for example, took place in 2017। कह रहा है ये समिट जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो रीबर्थ था, पुनर्जन्म था, रीइंकार्नेशन था इन 4 कंट्रीज से बनने वाले क्वाड ग्रुप का। कह रहा है ये भी टुक प्लेस किया था 2017 के अंदर, और कब, आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग हाइएटस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द आसियान समिट। कह रहा है ये हुआ था एक डेकेड लॉन्ग के हाइएटस के बाद, एक 10 साल के ब्रेक के बाद, और ये हुआ था साइडलाइंस में, या साइडलाइन क्या होता है, मेन समिट चल रही है यहाँ पे, है ना, 5 दिन की, शाम में जब सारे नेता, सारे दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर फ्री होते हैं तो वो क्या आपस में मिल लेते हैं चाय पे, इसको बोलते हैं साइडलाइन, अनऑफिशियल मीट। तो कह रहे 10 साल के ब्रेक के बाद में क्वाड भी साइडलाइंस में शाम की चाय की चर्चा के अंदर रिवाइव हुआ था, रिबर्थ हुआ था उसका आसियान समिट की 2017 के जो है ईयर में। चलो सेंटेंस का मीनिंग निकल आया ना। हमने क्वाड बनाया था 2007-6 में, दुनिया ने जो है, यूएस ने, इंडिया ने, चाइना ने, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2006 के बाद बना के भूल गए। 2017 में जब आसियान की समिट चल रही थी तब चाय पे चर्चा हुई चारों कंट्रीज की, और साइडलाइंस पे इन्होंने फिर से पैदा कर दिया क्वाड को। चलिए, रिबर्थ की वर्ब टुक प्लेस करना, हैपन होना। हाइएटस आपने देख लिया, एक लंबा सा ब्रेक। साइडलाइंस आपको पता है, एक्स्ट्रा वाला। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, आसान है पढ़ने में, है ना। वीडियो को आराम से पॉज करके पढ़ लिया करो। अब मैं शुरू कर रहा हूं। कह रहा है जी आगे, अंडरलाइनिंग दिस इंपॉर्टेंस इन हिज वर्चुअल स्पीच एट द आसियान इंडिया समिट इन कुआलालंपुर ऑन सैटरडे, या अगस्त 26, 2025, पीएम मोदी कॉल्ड द 21st सेंचुरी द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड आसियान। लंबा सेंटेंस है, एंड से पहले वाला पढ़ लो, बाद में दूसरा पढ़ लेना। अंडरलाइन करते हुए, हाईलाइट करते हुए। अंडरलाइन करना क्या होता है, देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं,
तो इसका मतलब क्या है, मैं इस वर्ड पे जोर दे रहा हूं, एम्फोसिस दे रहा हूं, आपका ध्यान खींच रहा हूं। तो अंग्रेजी में अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना, दोनों का मतलब होता है ध्यान खींचना। कह रहा है जी अंडरलाइन करते हुए, ध्यान खींचते हुए इसी इंपॉर्टेंस को अपनी वर्चुअल स्पीच में, अपनी इंटरनेट के जरिए जो भाषण है उसमें, और जो हुआ था आसियान इंडिया समिट में इस साल कुआलालंपुर में संडे को 26 अक्टूबर 25 को, कह रहा है जी हाईलाइट करते हुए इसी महत्वपूर्णता को हमारे पीएम मोदी साहब जो थे ना, उन्होंने कॉल किया या बुलाया 21वीं सदी को एक सेंचुरी या एक सदी इंडिया और आसियान की। उन्होंने बोला 21वीं सदी के विजेता कौन होंगे, आसियान की कंट्रीज और इंडिया। कह रहा और क्या किया इन्होंने, एंड कमिटेड टू इंडिया सपोर्ट टू आसियान यूनिटी। इन्होंने कमिट भी किया, इन्होंने भरोसा भी दिया या वचन भी दिया भारत के सपोर्ट का आसियान नाम की ग्रुपिंग के यूनिटी को लेकर के, एकता को लेकर के। आसियान सेंट्रलिटी एंड द आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। हमारा सपोर्ट ना केवल यूनिटी को है, आसियान की सेंट्रलिटी को भी है और आसियान के आउटलुक को भी है इंडो पैसिफिक के ऊपर या इस पूरे एरिया के ऊपर। अब ये तीन जो है ना, यूं समझ लो आसियान के नियम है। डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यू बड़ा का मतलब एक नियम की बात हो रही है, आसियान यूनिटी मतलब आसियान मिलकर रहेगा, आसियान सेंट्रलिटी मतलब आसियान जो है दुनिया के सेंटर में रहेगा, ऐसा समझ लो, दुनिया में इंपॉर्टेंट अपनी बना के रखेगा इंपॉर्टेंस। और आसियान आउटलुक मतलब आसियान का आगे का आउटलुक क्या है इंडो पैसिफिक को लेकर के। तो मोदी साहब ने बोला आपके तीनों नियमों कानूनों को मानते हैं और सपोर्ट देते हैं। लंबा सेंटेंस अगेन, पीएम मोदी की दो वर्ब्स है, पहली वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के कॉल्ड, दूसरी एंड कंजंक्शन के बाद है कमिटेड टू। कमिट टू करना, भरोसा जताना या वचन देना। कह रहा है जी ही ऑल्सो अनाउंस्ड दैट 2026 वुड बी द ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन। कह रहा उन्होंने ये भी अनाउंस किया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के मोदी साहब ने कि अगला जो साल आएगा 2026 वुड बी, वो होगा वो साल या ईयर जो भारत और आसियान कंट्रीज के मैरीटाइम कोऑपरेशन का है, समुद्री सहयोग का है। मैरीटाइम फील्ड में भारत और आसियान कंट्री मिलकर के युद्ध अभ्यास करेंगे, मछली पकड़ेंगे, जो भी करना है एक साथ करेंगे। और करेंगे कैसे, विद अ फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। सारा काम होगा एक फोकस के साथ में कि एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिले, मानवीय मदद मिले उन लोगों को जिनको जरूरत है इंडो पैसिफिक के अंदर, और दूसरा डिजास्टर का रिस्पॉन्स में अच्छे हों, कोई चक्रवात तूफान आए तो उससे पहले हम अच्छे से उसको हैंडल कर सकें। इस मामले में हम सहयोग करना चाहते हैं मिलके। मैरीटाइम सिक्योरिटी में एंड द रीजन्स ब्लू इकोनॉमी में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी साथ मिलके चलें और हमारा फोकस ब्लू इकोनॉमी भी हो। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है मत्स्य पालन या फिशरीज, मतलब फिशरीज भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है ना, कितनी मछलियां पकड़ोगे, कितनी बिकेंगी, क्या रेट पे। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि फिशरीज जो है सब कंट्री में अच्छे से हो, मछली अच्छे से पकड़ी जाए, मैरीटाइम में सिक्योरिटी हो, डिजास्टर रिस्पॉन्स में हम सब साथ मिलके खड़े हों और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम अच्छे से एक दूसरे को दे सकें विद दिस फोकस। लंबा सेंटेंस डिटेल में हमने पढ़ा, मैं डिटेल में इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि आप सेंटेंस की आत्मा को निकाल के समझ सको। सीधा पढ़ना, मीनिंग निकालना मैं तो निकाल दूंगा 10 सेकंड में, आपके काम नहीं आएगा वो। ही आया मिस्टर मोदी के लिए, वर्ब है इनकी अनाउंस्ड, 2026 की वर्ब है वुड बी, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय, मैरीटाइम यानी समुद्री, ब्लू इकोनॉमी यानी मत्स्य पालन। चलो नेक्स्ट, शुरू करें। कह रहा है द समिट, अब देखो यहां लग गया डैश और फिर एक डैश आगे और लगा हुआ है। ये जो बीच में आप देखोगे इस डैश से डैश के बीच में, ये उसको अंग्रेजी में बोलते हैं तामझाम। तामझाम मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको बाद में पढ़ लेना, अभी छोड़ दो। तो कह रहा है द समिट, बीच का छोड़ दो सारा, केम एट ए टाइम ऑफ इंक्रीज जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस। कह रहा है ये जो समिट हुई है ना, ये आई है एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे जो है बढ़ी हुई जियोपॉलिटिकल या अंतरराष्ट्रीय अराजकता का, टर्बुलेंस का, डिस्टर्बेंस का। कह रहा है इसमें क्या क्या शामिल है इस टर्बुलेंस में। टर्बुलेंस याद है ना, केओस, अनार्की, पेंडेमोनियम, हैवक, टर्बुलेंस। कह रहा है जी इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक टर्मोइल अनलीस्ड बाय द यूएसएस टैरिफ पॉलिसी। ये जो जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है ना, अंतरराष्ट्रीय तूफान जो है, इसमें शामिल है आर्थिक वाला तूफान भी या टर्मोइल भी, जो खुला छोड़ दिया गया है, अनलीश कर दिया गया है अमेरिका की टैरिफ की पॉलिसी की वजह से। अच्छा और क्या शामिल है इसमें, चाइना's कंस्ट्रेंट्स ऑन क्रूशियल एक्सपोर्ट्स, चाइना की पाबंदियां भी शामिल हैं, कंस्ट्रेंट्स भी शामिल हैं रेयर अर्थ मिनरल्स पे या क्रूशियल एक्सपोर्ट्स पे। अच्छा और क्या शामिल है इसमें, एंड मैरीटाइम टेंशंस, बहुत सारी समुद्री इलाकों में टेंशन भी है,
कोई बोलता है ये हमारा टापू है, कोई बोलता है ये हमारा समंदर है ना। साउथ चाइना सी की बात कर रहा है, जहां पे ताइवान और चाइना आपस में फंसे हुए हैं। तो कह रहा है जी ऐसी एक समिट जो है ना, ये आई है एक ऐसे वक्त पे जब पूरी जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रही है हर तरफ इंटरनेशनल स्केल पे। इसमें ये तीनों तरह की चीजें शामिल हैं। अमेरिका का इकोनॉमिक टर्मोइल शामिल है जो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं टैरिफ की वजह से। चाइना की बैन या कंस्ट्रेंट शामिल है जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना लगा के बैठा है। और मरीटाइम जो है फील्ड में, समुद्री फील्ड में टेंशन की वजह से। अब देखो पढ़ लो बीच वाला। कह रहा है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया। कह रहा है समिट वो है जिसमें हमारे जयशंकर साहब ने रिप्रेजेंट किया था, प्रतिनिधित्व किया था भारत का। तो बना ऐसे ही पूरा सेंटेंस। सबमिट बनेगा, मेन सब्जेक्ट नाउन है, वर्ब है इसकी केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। दूसरा सब्जेक्ट है जयशंकर, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है इनकी रिप्रेजेंटेड, ये भी सेकंड फॉर्म में लगी हुई है। टर्बुलेंस, पेंडेमोनियम, एनार्की, हेवॉक, है ना, टर्मोइल, सब सिनोनिम है एक दूसरे के। कंस्ट्रेंट यानी रेस्ट्रिक्शन या पाबंदी, अनलीश करना, किसी चीज को खुला छोड़ना, रिलीज कर देना। कह रहा है जी एट द ईस्ट एशिया समिट मिस्टर जयशंकर कॉल्ड द टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड, टेकिंग एम एट द यूएस फॉर कंस्ट्रेनिंग एनर्जी टाइज विद रशिया एंड अप्लाइंग इट्स प्रिंसिपल्स सिलेक्टिवली। अब कह रहा है जी जयशंकर साहब ने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कैसे किया। कह रहा है जी इस ईस्ट एशिया समिट में मोदी साहब तो गए नहीं, गया कौन, जयशंकर। तो जयशंकर साहब ने कॉल किया या बुलाया। ये जो वक्त चल रहा है टाइम्स, अंग्रेजी में द टाइम्स का मतलब होता है करंट सिचुएशन। उन्होंने बुलाया करंट सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा। अब क्यों बुलाया, टेक करते हुए, एम को निशाना लगाते हुए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, निशाना लगाते हुए अमेरिका पे, यूएस पे। और क्यों, कंस्ट्रेन करने के लिए, पाबंद करने के लिए, लिमिट करने के लिए हमारे एनर्जी ट्रेड को, कच्चे तेल के ट्रेड को रशिया के साथ। और अप्लाई करते हुए अपने प्रिंसिपल्स को, अपने कानूनों को सिलेक्टिवली, इंडिया पे टैरिफ लगाऊंगा, चाइना पे नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा है ना, जयशंकर साहब ने एक कॉम्प्लिकेटेड वक्त बताया आज के वक्त को और अमेरिका के ऊपर अपना निशाना साधा। कह रहा है और किस पे साधा भाई, किस पे साधा निशाना। कह रहा है जी एंड चाइना फॉर सप्लाई चेन रिलायबिलिटी एंड मार्केट एक्सेस इश्यूज। दूसरा निशाना इन्होंने साधा चाइना पे सप्लाई चेन की रिलायबिलिटी के इश्यूज को लेकर के और मार्केट के एक्सेस के इश्यूज को लेकर के। अब इनको बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सप्लाई चेन इश्यूज मतलब वही चाइना बोलता है कभी हम लिथियम नहीं देंगे, कभी रेयर अर्थ रोक देंगे। सप्लाई चेन में रिलायबल नहीं है चाइना, कभी भी बोल देते हम ये नहीं देंगे। तो इसके ऊपर भी जो हमने निशाना साधा। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर। जयशंकर साहब गए, इन्होंने बुला दिया, आज के हालात को कॉम्प्लिकेटेड। 2 लगाए इन्होंने निशाने। पहला लगाया अमेरिका पे कि हमें रोकता है, बताता है कि कैसे तेल लें और अपना जो है कानून अपने हिसाब से लगाता है। दूसरा लगाया चाइना पे कि ये बड़ा अनरिलायबल कंट्री है, अपने हिसाब से बेचता है, कभी भी एक्सपोर्ट को बंद कर देता है। कह रहा है इंडिया एंड आसियान ऑल्सो कमिटेड टू फाइनलाइजिंग द रिव्यू ऑफ द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट या AITIGA। कह रहा है फिर भारत और आसियान ने इसके लिए भी कमिट किया, भरोसा जताया, वचन दिया कि फाइनलाइज करेंगे या फाइनल करेंगे एक रिव्यू को, एक ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट का जिसका नाम है AITIGA, बहुत जल्दी। तो भारत आसियान का एक ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है फ्री मार्केट एक्सेस का, लेकिन उसमें होता क्या है, भारत सामान ज्यादा खरीदता है, आसियान कम खरीदता है, तो भारत को नुकसान होता है उसमें। भारत चाहता है इस एग्रीमेंट को फिर से देखा जाए, इसकी टर्म्स को फिर से ऐसा बनाओ कि हमें नुकसान ना हो। तो इस बारे में भी कमिटमेंट आया कि जल्दी से इस एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाएगा। क्लियर है मामला। चलो मुझे पता है ये आर्टिकल्स थोड़े बोरिंग होते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले, पर इतने भी बोरिंग नहीं है अगर आपको सब समझ में आता है तो। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, रीडिंग दो उसको फटाफट। चलो अब बताएगा जी इसकी खराब बातें। कह रहा है द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड कमिटमेंट टू कोऑपरेशन डिड नॉट हाउएवर सफिशिएंटली कवर फॉर मिस्टर मोदीज एब्सेंस फ्रॉम द समिट। कह रहा है ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई हैं और ये जो कमिटमेंट, भरोसे या वादे वचन दिए गए हैं कोऑपरेशन को लेकर के, सहयोग को लेकर के, कह रहा है इन्होंने हालांकि पर्याप्त तौर पे या सफिशिएंटली, काफी तौर पे कवर नहीं किया मिस्टर मोदी की नामौजूदगी को, एब्सेंस को। कवर करना यानी उसकी जगह की भरपाई करना, तो इन्होंने भरपाई नहीं की मोदी साहब की एब्सेंस का इस समिट से, इस शिखर वार्ता से। अब डैश लगा रहा है, कुछ और बताएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, ताम झाम। ही वॉज एबसेंट इन 2022 ऑल्सो। कह रहा है जी ये गायब थे पिछले साल से, पिछले साल भी 2022 में भी ये इस समिट में नहीं आए थे मोदी साहब। चलो स्टेटमेंट्स एंड कमिटमेंट्स की वर्ब है, कमिटमेंट की वर्ब है कवर, ही की वर्ब है वॉज, ही आया फॉर मिस्टर मोदी। दीज डू नॉट कवर है ना, दीज डिड नॉट कवर। कह रहा है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर
Anwar Ibrahim said Mr. Modi had expressed his inability to attend due to festivities in India. कह रहा है जी जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, इन्होंने ऐसा कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के कि मोदी साहब ने एक्सप्रेस किया था या जताया था, एक्सप्रेस करना किसी चीज को है ना, अभिव्यक्ति करना, जताना, अपनी इनएबिलिटी को, अपनी असक्षमता को इस मीटिंग को अटेंड करने की फेस्टिविटीज की वजह से, त्योहार की जश्न की वजह से भारत में। मोदी साहब ने माना ये किया होगा कि दिवाली है, छठ है, मैं कैसे आऊं, तो मलेशियन प्रेसिडेंट ने सबके सामने बोला कि मेरे से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि भारत में त्योहार चल रहे हैं, नहीं आ सकता। कह रहे जी बट द एक्सप्लेनेशन वॉज अनकन्विंसिंग। कह रहे लेकिन ये सफाई जो है ना इनकी, ये अनकन्विंसिंग थी, किसी को कन्विंस नहीं कर पा रही थी, बड़ी वीक थी। कन्विंस करना यानी राजी करना, किसी के दिमाग में आई नहीं ये एक्सप्लेनेशन सही से। कह रहे क्योंकि एज द आसियान एंगेजमेंट हैड बीन प्लान्ड मंथ्स इन एडवांस, क्योंकि ये जो आसियान का एंगेजमेंट है, मीटिंग है, ये प्लान हो चुका था कई महीने पहले से। तो पहले बोला हम जाएंगे, लास्ट मोमेंट पे नहीं जाएंगे, तो त्योहार तो पता ही था आपको कब आने वाला है। तो ये जो सफाई है ये किसी के समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों बोला मोदी साहब ने। चलो, अनवर इब्राहिम की वर्ब है सेड, मोदी की वर्ब है हैड एक्सप्रेस्ड। अच्छा, एक्सप्लेनेशन की वर्ब है वाज इनकन्विंसिंग, यानी जो आपको राजी ना कर पाए, जिस चीज को आप मानो ना। आसियान एंगेजमेंट की वर्ब है हैड बीन प्लान्ड, अगेन इन पैसिव वॉइस। अब मुझे ये बात बताओ, ये रुक के मलेशियन प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों बोला? आसियान में तो 10 कंट्री हैं, 12 कंट्री इन्होंने बाहर से और बुला रखी थी, 22 कंट्रीज थी, तो मलेशियन प्रेसिडेंट ऐसा कैसे दोस्त बन गया मोदी जी का, जो उसने बोल दिया कि मोदी साहब ने मुझे बताया है भारत में दिवाली है। यहां पे चाहिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड। अरे भाई साहब, ये समिट मलेशिया में हुआ है, कुआलालंपुर में, तो होस्ट थे वो, मेजबान थे, तो मेजबान होने के नाते उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपसे आरसी में, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, पूछा करो अपने आप से कि इनको क्या पड़ी थी भाई बोलने की, क्योंकि ये मेजबान थे। कह रहा है जी वाइल सम पॉइंटेड to Mr. Modi's campaign schedule for Bihar Assembly polls, others cited US President Donald Trump's presence and India-US trade deal tensions as a possible reasons for this staying away. कह रहे कुछ लोगों ने पॉइंट किया, इशारा किया मिस्टर मोदी के कैंपेन के शेड्यूल को लेकर के, या चुनावी अभियान के दौरे को लेकर के, बिहार के विधानसभा चुनावों का। कह रहे जी जबकि कुछ दूसरे लोगों ने साइड किया, हवाला दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंस का या मौजूदगी का इस पूरे समिट में, और इंडिया यूएस के ट्रेड डील की टेंशंस का, क्योंकि एक पॉसिबल रीजन जो हो सकता है उनके स्टे अवे करने का, मीटिंग से दूर रहने का। तो रियल रीजन तो यही लगता है, डोनाल्ड ट्रंप से मिलके भी कुछ होगा नहीं, दूर रह के भी कुछ होगा नहीं, तो ऐसा आदमी जहां जाता हो वहां क्यों जाए जहां अपना नुकसान होता हो। कुछ लोगों ने बोला कि इस वजह से मोदी साहब नहीं गए कि ट्रंप के मुंह क्यों लगे जाके, और बाकी लोगों ने बोला भाई ये बिजी हैं बिहार में, तो वहां पे इनको जाना आना रहता है, तो इसलिए नहीं गए होंगे। दो रीजन है अपने पास, सम की वर्ब है पॉइंटेड, अदर्स की वर्ब है साइटेड। साइट करना, हवाला देना, किसी चीज को रेफर करना। चलिए, ये हो गया आपका आर्टिकल पूरा। एक पैराग्राफ और एक ग्रामर कॉन्सेप्ट बाकी है। कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, आराम से आर्टिकल को पढ़ लो, लास्ट पैराग्राफ को फिनिश करो। चलो, कह रहा है अ फ्यू इवन सजेस्टेड अ लिंगरिंग स्ट्रेन इन इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप over Malaysia's diplomatic support to Pakistan during Operation Sindoor। कह रहा जी फिर कुछ एक ने तो ये भी सजेस्ट कर दिया कि किस चीज को, लिंगरिंग या लगातार बनी हुई स्ट्रेन को, तनाव को। लिंगरिंग यानी परसिस्टिंग, क्रॉनिक, जो लंबे वक्त से चल रहा हो। कुछ लोगों ने तो सजेस्ट कर दिया कि लंबे वक्त से जो स्ट्रेन चल रहा है ना, तनाव चल रहा है भारत मलेशिया के रिश्तों में, और किस चीज को लेके, मलेशिया के डिप्लोमेटिक सपोर्ट को लेकर के। दोनों मुस्लिम कंट्री है मलेशिया पाकिस्तान, तो इनके डिप्लोमेटिक सपोर्ट को लेकर के पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कह रहा है एंड अ विजिट बाय द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू कुआलालंपुर अर्लियर दिस मंथ। और एक जो विजिट भी हुई थी पाक पीएम की, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की, कुआलालंपुर की तरफ इसी साल की शुरुआत, इसी महीने की शुरुआत। तो कुछ लोगों ने यह भी बताया कि भारत कुआलालंपुर से, मलेशिया से नाराज है, तो फिर नहीं गया होगा इस मीटिंग में। चलिए, फ्यू की वर्ब है सजेस्टेड। अब फ्यू यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रहा है, अ लगा हुआ है, अब को निकाल देंगे तो फ्यू का मतलब होगा ना के बराबर। कह रहा जी मिस्टर मोदी मे हैव हैड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और बायलैटरल रीजंस, बट द नो शो वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कह रहा जी अब मोदी साहब जो है ना, हो सकता है उनके पास रहे हों मे हैव हैड, अब ये स्ट्रक्चर आपको करवाएंगे अभी, और क्या रहे हों, अंतरराष्ट्रीय, घरेलू या दो तरफा रीजंस, कोई भी रीजन हो उनका, ट्रंप से नहीं मिलना, बिहार में जाना है, या
दिवाली मनानी है, कह रहा किसी भी रीजन से वो ना गए हों, कह रहा लेकिन जो उनका नो शो था, नो शो मतलब कहीं बोल दिया मैं आऊंगा और फिर आया नहीं, ये जो नो शो था ना, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था, हाथ से छूटा हुआ एक मौका था। कब? स्पेशली व्हेन अदर ग्लोबल प्लेयर्स इंक्लूडिंग द यूएस एंड चाइना डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर कमिटमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी। खास करके तब जब दुनिया के दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स थे, जिसमें शामिल है अमेरिका और चाइना भी, इन्होंने दिखाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया अपनी वचनबद्धता को, कमिटमेंट को, रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर के, इस पूरे रीजन में स्थिरता को लेकर के, बाय सिंपली बीइंग देयर, खाली खाली बस वहां जाकर के उन्होंने जाकर के बता दिया कि हम इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। तो हम नहीं गए तो हमने एक मौका मिस किया। चलिए, मोदी साहब की वर्ब है मे हैव हैड, नो शो की वर्ब है वॉज, मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है मे हैव हैड, ग्लोबल प्लेयर्स की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेटेड। अब मैं चाहता हूं आप अपने दिमागी घोड़ों को यहीं पे आराम दें और मुझे ये बताएं, ये हैव हैड ये कैसी अजीब सी स्ट्रक्चर है अंग्रेजी में। लॉजिकली सिखाऊंगा, पहले खुद से पूछ लो आपको आती है कि नहीं आती, फिर मैं सिखा दूंगा तो याद रहेगी जिंदगी भर। सीखना है स्ट्रक्चर को। चलो मुझे इतना बता दो, परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट पास्ट। परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर होती है हैज, हैव या हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होती है ना। प्रेजेंट में तो हैज हैव लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हैड लग जाएगा, और साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये आपको पता है तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से सीख लोगे। अब देखो कैसे। शी हैज अ कफ, कॉफ का मतलब होता है खांसी, इसके आगे हमेशा अ का इस्तेमाल होता है, खांसी जुकाम के आगे हमेशा अ का इस्तेमाल करते हैं, अ कफ अ फ्लू। उसको एक खांसी है, या फिर यूं कह दें उसको खांसी है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हैज का मतलब है उसको खांसी है, वो एक्सपीरियंस कर रही है खांसी को, है ना। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं शी हैज अ कफ या दिस कफ फॉर 3 days, उसको एक खांसी है 3 दिनों से। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। भाई उसको एक खांसी है, आपने हैज लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा, ये ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 दिनों से है। अब ये काम पहले भी हो रहा है पास्ट में और प्रेजेंट में भी हो रहा है, यानी इसमें काम करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इस वर्ब को आप परफेक्ट टेंस में कैसे बदलोगे, हैज को आप क्या करोगे, शी से पहले एक हैज लगाओगे परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, और इस वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। तो आप लिखोगे शी हैज, और ये हैज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। शी हैज हैड दिस कफ फॉर 3 years, वो महसूस कर रही है, फील कर रही है इस खांसी को 3 दिनों से। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, परफेक्ट टेंस हुआ है, बस आप उसको देख के समझ नहीं पा रहे हो, 2 बार हैज लग गया, हैड लग गया तो समझ नहीं पा रहे हो। और देखो, आई हैव हैड 3 cups ऑफ कॉफी ऑलरेडी टुडे, मैं 3 कप ऑफ कॉफी जो है आज पहले से, अभी पहले से ही या ऑलरेडी पी चुका हूं, मैं ये काम कर चुका हूं, चुकी हूं परफेक्ट टेंस। हैव वर्ब का मतलब होता है पीना, आपने लगाया हुआ है इंडेफिनिट टेंस। क्या करूं मैं, इस हैव वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बना दो, और इसके पहले एक हैव और ले आओ जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये वाला हैव, और ये बन जाएगा मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव हैड 3 cups ऑफ कॉफी ऑलरेडी दिस मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहा हूं, आराम से पढ़ो और इसको सही करके बताना। ही हैड हिज ब्रेकफास्ट बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, वो अपना नाश्ता कर चुका था इससे पहले कि गेस्ट आते। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा, हिंट आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं। अब मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब कैसे लगाओगे। ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। रैप अप करें क्लास को। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल था मुझे पता है, लेकिन इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम कर चुके हैं 10 मिनट की। होपफुली मैं याद रह करके उस वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, सभी बच्चे इस लिंक से वीडियो को कवर करें। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सेंटेंस किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। देखो ये आजकल रोज लगा रहा हूं क्वेश्चन में, वो रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, अंग्रेजी में 6 कंजंक्शंस को याद रखें, 7 कंजंक्शंस को। फैन वॉइस इनको बोलते हैं, एफ से फॉर, एंड से नो, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बोथ, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन ना हो तो वो सेंटेंस होता है सिंपल। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई एक कंजंक्शन मिल जाए तो वो होता है कंपाउंड। अगर किसी सेंटेंस में कंजंक्शन तो मिले लेकिन ये ना हो, कोई और हो, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स। अगर किसी सेंटेंस में ये वाली कंजंक्शन भी मिल जाए और इनके अलावा भी कोई और कंजंक्शन मिल जाए तो वो होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है मामला। कोई कंजंक्शन नहीं तो सिंपल। अगर फैन वॉइस कंजंक्शंस है तो कंपाउंड,
अगर फैन वॉइस के अलावा नॉन फैन वॉइस कंजंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स, और अगर फैन वॉइस और नॉन फैन वॉइस दोनों कंजंक्शन है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब पता कर दो सेंटेंस की स्ट्रक्चर, देख के बता दो। देखो ये सेंटेंस तो अपने कर ही चुके हैं, मीनिंग आप इसका निकाल चुके हो। कंजंक्शन देखो कौन सी लगी हुई है इसमें, इंडिया एंड आसियान कंट्रीज इज अ चांस फॉर द इंडियन लीडरशिप टू इंटरेक्ट विद मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन इंडो पैसिफिक इश्यू। कंजंक्शन लगी हुई है एंड एक फैन वॉइस कंजंक्शन है, इसके हिसाब से सेंटेंस कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये फैन वॉइस कंजंक्शन जब भी यूज होंगे इनके बाद में एक नया क्लोज आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, तभी कंपाउंड मानेंगे। अगर फैन वॉइस कंजंक्शन नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से मिला रही है तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना सकती। इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक ही कंजंक्शन मिली है फैन वॉइस एंड, लेकिन इसके बाद में कोई नया सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ये दो सब्जेक्ट्स को आपस में मिला रही है, इंडिया और आसियान कंट्रीज को, इसलिए ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है। दूसरी कोई कंजंक्शन आई नहीं, एक बेचारी आई थी, ये दो नाउन्स को मिला रही थी, तो इस वजह से ये है सिंपल सेंटेंस। आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, जितना हो सके उनको ट्राई दो। चलो मैं कह रहा हूं जी, ये एक सेंटेंस है, इसके ये वाले पार्ट को जो अंडरलाइंड है, इस पार्ट को आप किस तरह से तोड़ोगे, ये पार्ट क्या काम कर रहा है, ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल। देखो बहुत आसान है, कह रहा है वो समिट जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया भारत की तरफ से, कह रहा है ये हुई ऐसे एक वक्त पे जो बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय टर्बुलेंस का था। ये पूरी बात बता रहा है कि समिट कब हुई, समिट संडे को हुई, पिछले साल हुई, समिट हुई ऐसे एक वक्त पे जिसमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टर्बुलेंस था। ये पूरा फ्रेज जो है एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम का काम करेगा, क्योंकि वर्ब से ये रिप्लाई कर रहा है व्हेन का। कब की बात करेगा तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, कहाँ की बात करेगा तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, अगर कैसे की बात करेगा तो मैनर, कितने की बात करेगा तो इंटेंसिटी, क्यों की बात करेगा तो रीजन। तो ये ना क्यों कैसे कुछ नहीं कर रहा है, ये बेचारा व्हेन बता रहा है समिट कब हुई, इसलिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। मुश्किल है ना क्वेश्चन, ये सीखने हैं सबको। चलो दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक पीरियड ब्रेक का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइएटस बोलते हैं, मेहम बोलते हैं, अनलीश बोलते हैं। और मरी टाइम, इस वर्ड का वन वर्ड का क्या मीनिंग है। लास्ट में 3 एरर्स दे रहा हूं आपको, जो 3 कॉन्सेप्ट आपने सीखे इस एरर पे अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आंसर्स, वहां से चेक कर लो। आउट ऑफ 7 आपको कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करना, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर तो करवा दिया, 3 से 7 आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही 8 नंबर क्वेश्चन भी है, इस पैसेज की स्ट्रक्चर क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको बताना है इस पैसेज में क्या बताया गया है मोटा मोटा तौर पे। इसका आंसर भी मैं फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, खुद से अटेम्प्ट करो ताकि आपको पता लगे क्या गलती है। 8 में से कितने नंबर मिले जरूर बताना। क्लास आज की कैसी लगी, सीखते हो कुछ तो बताया करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए। अंटिल देन साइनिंग आउट।